अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात। सबसे अहम मरहला पाकिस्तान के लिए, दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसने पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान दुनिया के लिए अमन का गहवारा है। पाकिस्तान दुनिया में अपना हिस्सा डालने के लिए भरपूर तैयार है। पाकिस्तान दुनिया की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है। पाकिस्तान के बगैर अहम ममालिक या स्ट्रेटेजिक मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। ये है पाकिस्तान की अहमियत। SCO इजलास यानी शंघाई ताउन तंजीम का ये अहम इजलास, ये कॉन्फ्रेंस 23वीं मीटिंग है ये, जो पाकिस्तान में मुनक़िद की जा रही है। बैनुल-अक़वामी वफ़ूद का सिलसिला जारी है पाकिस्तान आने के लिए। तमाम ममालिक आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान पहुँच रहे हैं और भारत ने भी पाकिस्तान पहुँचना है, भारत के वफ़ूद ने पहुँचना है। वफ़ूद में से कुछ हिस्सा आ गया है। अगला मरहला भी अब पूरा हो जाना है और फिर कॉन्फ्रेंस का शुरुआत होगी और फिर बहुत बड़े अहम मंसूबे, अहम मुआहदों, अहम मामलात की तकमील की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन पाक चीन दोस्ती ये एक ऐसा चैप्टर है जो मेरा ख्याल है हमारे लिए जितना अहम है उतना ही चाइना के लिए भी अहम है। ये कोई एक तरफा मामला नहीं है। चाइना हमेशा से हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात, दोस्ताना बिरादराना ताल्लुकात, फिर हमारी उनके साथ अहम शराकतदारी मुआशी अशारियों को लेकर है। बेल्ट एंड रोड इतना बड़ा इनिशिएटिव है कि 150 ममालिक 2023 तक इसमें दाखिल हो चुके हैं, इस अहम मंसूबे में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। शंघाई ताउन तंजीम में 2005 से 2017 तक पाकिस्तान मुबस्सिर के तौर पर रहा, लेकिन 2017 के बाद से अब हम मुस्तकिल रुकन मुल्क है। इसीलिए इस कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में होना एक बहुत अहम संग मील है पाकिस्तान के लिए। और तमाम तर दुनिया की नज़रें इसलिए इस पर हैं क्योंकि पूरी दुनिया में जो GDP है उसमें कंट्रीब्यूट 40% के करीब करते हैं ये वो ममालिक, इतने ताकतवर ममालिक हैं जिनकी ये कॉन्फ्रेंस है। इसी पर बात करेंगे और फिर पाकिस्तान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा कैसे है। CPEC 64 अरब से ज़ायद की पाकिस्तान में सरमायाकारी का एक बड़ा मंसूबा है और CPEC कितना अहम है दुनिया के लिए और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए। इसीलिए पाकिस्तान एक अहम स्ट्रेटजिकल पार्टनर के तौर पे उभर के सामने आया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब सीनियर दिफाई तजियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। साथ ही साथ शकील रामे साहब माहिर इक्तसादियात हैं, माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर दोनों हजरात का। ब्रिगेडियर साहब, हम इस वक्त एक ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ पर मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें और पॉजिटिव चीज़ें, एक तो सऊदी अरब का भरपूर वफ़द पाकिस्तान में मौजूद, $2 अरब के वो मुआहदे, फिर ये शंघाई ताउन तंजीम, इसका एक अहम और इतना बड़ा इजलास पाकिस्तान में मुनक्किद होना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि पाकिस्तान को किसी भी तौर पर अब स्ट्रेटेजिकली भी, जोग्राफिकली भी और इकनॉमिकली भी अब बाहर नहीं कर सकते किसी भी मामले से। देखें अरसलान, बात यह है कि इस वक्त सबसे पहली तो बात यह है कि जो अभी SCO मुनक़िद पाकिस्तान में, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, दैट पाकिस्तान इज अ सिक्योरिटी वाइज सिक्योर कंपनी मुल्क है। नंबर 2, पाकिस्तान में बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स है एंड द इन्वेस्टर्स मनी इज सेफ एंड सिक्योर टू इन्वेस्ट। ये एक इमेज पाकिस्तान का अभी जाने वाला है। नंबर 2 बात ये कि देखें, ये एक पाकिस्तान के लिए भी और पूरे इस रीजन के लिए, जिसमें सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, रशिया है, चाइना है, ईरान है, इंडिया है और पाकिस्तान है, जिसमें 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं वर्ल्ड की जो इस SCO के अंदर शामिल है। सेकंड, इसको इकोनॉमिक तरक्की का जो मेन एक लिंच पिन है, जो एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप है, वो है CPEC और ग्वादर पोर्ट को ऑपरेशनलाइज करना। ये सबसे अहम है और इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मेरे ख्याल में इसमें डिस्कस होना चाहिए, ये बेसिकली इकोनॉमी रिलेटेड ये SCO हो रही है, बट इसकी जो मेन पिलर है वो ये सिक्योरिटी इन्वायरमेंट्स। इसका मेन आप तो कि ये CPEC कंट्री जितनी भी SCO की हैं, ये आपस में पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और टेररिज्म, ये 3 चीज़ों पर फोकस करती है रिलेशनशिप बनाने के लिए, और इन सब में जो पिवट रोल है वो है सिक्योरिटी। अब बात ये कि यहाँ पर मेरे ख्याल में इसका फ़ायदा उठाते हुए तमाम वाले को जोर देना चाहिए कि यहाँ पर जितनी जल्दी से सिक्योरिटी इन्वायरमेंट बेहतर होंगी उतना ही मनसूबा कामयाब हो जाएगा। और पिवट रोल इसमें अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान अगर पीसफुल हो जाता है तो आप ये देख लें कि हमारे पास सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, बलोचिस्तान एंड देन यू गो टू ग्वादर पोर्ट। सो कितनी बड़ी उनकी एनर्जी रिच
जो है ना वो ये कंट्रीज हैं, उनको वहाँ से ये सारी चीज़ें अपने एक्सपोर्ट करनी है, दुनिया में लेके जानी है। और फिर उसके बाद पाकिस्तान जो है वो एक बहुत बड़ा एक सीपैक ग्वादरपुर बना बनाया मिल रहा है, शॉर्टेस्ट रूट मिल रहा है चाइना को भी, ईरान को भी, सेंट्रल एशिया को भी, रशिया को भी। इन दैट कॉन्टेक्स्ट मैं कहता हूँ कि इसमें जो मेन फोकस ऑफ अटेंशन शुड बी अफगानिस्तान, कि अफगानिस्तान में कैसे पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, सारी ममालिक मिलकर इस रीजन के कैसे उसको मजबूर करें कि वो अपनी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से निकाले, और इनमें हम कैसे मदद कर सकते हैं, ताकि ये कनेक्टिविटी हो जाएगी तो प्रॉब्लम वो खत्म हो जाएगी। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट कि पीसफुल हो जाए, खैरियत से हो जाए, और पाकिस्तान सॉफ्ट में दुनिया में चला जाए कि 10 ममालिक सरबराह आए और बाखुशी खैरियत से अपने मुल्कों गए और सक्सेसफुल हमने होल्ड की ऐसी। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है शकील साहब कि हम ये तमाम मंसूबा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, 150 ममालिक इसमें शामिल हो गए। ग्लोबलाइजेशन की हकीकी तस्वीर मेरा ख्याल है ये है, एक बेल्ट एंड रोड यानी एक रोड के साथ 150 ममालिक का जुड़ जाना। अब हर मुल्क एक दूसरे के लिए ज़रूरी हो चुका है और सबको अब एक दूसरे के अमन के लिए भी उसी तरह काम करना होगा जैसे अब अपने मुल्क के लिए। कितना इंपॉर्टेंट है ये? देखिए, मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा। नंबर 1, इस वक्त जो दुनिया की ग्लोबल ट्रेड हो रही है उसमें से 70 से 80% जो ट्रेड है वो ग्लोबल सप्लाई चेन्स और ग्लोबल वैल्यू चेन्स के थ्रू होती है। ये बताता है हमें कि जनाब ये दुनिया कितनी कनेक्टेड है। वैल्यू चेन्स का क्या मतलब है? मैं देखें, अगर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर यूएसए में बन रहा है या इसकी जो प्रोग्रामिंग वहाँ से होकर आ रही है, तो इसका हार्डवेयर कहीं और बन रहा है, चिप इसकी कहीं और बन रही है, असेंबल कहीं और हो रहा है। तो दुनिया की ग्लोबल ट्रेड ऐसे चल रही है। कनेक्टिविटी सो इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात ये है कि BRI में 153 कंट्रीज हो चुकी हैं इस वक्त, जो कि इस साल पे उनमें हुआ है। और पिछले 10 साल में BRI में $1.5 ट्रिलियन जो है चाइना ने इन्वेस्ट किया है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, और इसने $2.49 ट्रिलियन का मोबिलाइज किया फंडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। और पाकिस्तान के लिए BRI के अलावा SCO में जो है कि इंतहाई अहम अपॉर्चुनिटीज है इकोनॉमिक बूस्ट के लिए, क्योंकि जो ब्लॉक है इसका जो GDP है वो $24 ट्रिलियन है। इसके जो ममालिक हैं वो 20% उनके पास ऑयल रिसोर्सेज हैं। ओके, लेकिन इस मंसूबे को लेकर अगर मैं शकील अहमद साहब आपसे बात करूं, अहमियत इस मंसूबे की अपनी जगह पर मौजूद है। इस मंसूबे से दुनिया जुड़ रही है। 2800 किलोमीटर की जो रोड है वो तो खाली बांग्लादेश, चाइना, इंडिया का एक कॉरिडोर है, फिर CPEC बड़ा अहम कॉरिडोर है। मतलब इस मंसूबे से आपके इकोनॉमिक जोन्स और ये सारी चीज़ें, और फिर चाइना जितना इन्वेस्ट कर रहा है आप खुद भी बता चुके, 2665 ममालिक की बड़ी कंपनियां इसके अंदर काम कर रही हैं। ट्रिलियंस का मंसूबा है, बिलियन लोगों के लिए इसमें फ़ायदा। मेरे ख्याल 4.8 बिलियन के करीब तो आवाम इससे मुस्तफ़ीज़ हो ही रही है। फिर इसको जब मुकम्मल हो जाएगा तो ये ऑब्वियसली पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान में सिक्योरिटी, इसके मामला, तो फिर दीगर तरह से इसको देखा जाएगा, इसकी प्लानिंग होगी। अभी फिलवक्त ज़ाहिर है जो इनिशियल प्लानिंग है उसका हिस्सा शायद कुछ और हो। फिलहाल मैं आपको एक बात शेयर करता हूँ। मेरा ये 6-7 माह पहले की बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक मीटिंग कॉल की थी SIFC की। जी हाँ। उस वक्त मिनिस्टर साहब की ये स्टेटमेंट आई थी उस मीटिंग के बाद, सऊदी अरब वाले जो हैं पाकिस्तान में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। लेकिन हमें अपने लिए जब सिनेरियो मौके हैं, हमें इसको अच्छी पॉलिसी से इनको स्टम्प करना है और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आनी चाहिए। ठीक हो गया, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा, ज़रा बात करेंगे इसी पर मजीद। पाकिस्तान के लिए क्या मार्जिन है इसमें, और पाकिस्तान इस मंसूबे से ख़ास तौर पे, मैं BRI जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, या पाकिस्तान के लिए CPEC एक अहम मंसूबा है, जो ये जुड़ेगा तो ये सारी चीज़ें पूरी होंगी, तो हम इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या फ़ायदा इस वक्त उठाया जा रहा है। वापस आते हैं ब्रेक से, इस पर बात करें। वेलकम बैक जी। बगेड़ी साहब, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चूँकि ये महवर है पूरी दुनिया का और पूरी दुनिया इस पर फोकस भी है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अफगानिस्तान, उसके मैटर्स को देखना और पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करना। अब इस अगर मंसूबे को देखूं, जो इसके मैं खदोखाल देख रहा हूँ, उससे एक बड़ी इंपॉर्टेंस पता चल रही है, हर मुल्क को दूसरे मुल्क के साथ जोड़ के आगे चलना होगा, और यही एक अमन का बेहतरीन तरीका है। ये शायद ग्लोबलाइजेशन में इस चीज़ की बड़ी अहमियत बढ़ जाएगी। तो अब हमारे लिए, हम तो कर ही रहे हैं अमन के लिए कोशिशें, अब जो बाकी खित्ते के ममालिक हैं उनको भी इसमें अपना पूरा हिस्सा डालना होगा। देखिए, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इट्स एवरीबॉडीज इंटरेस्ट, राइट फ्रॉम सेंट्रल एशिया, रशिया, चाइना, ईरान,
एंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान सबको इसके लिए ज़रूरी है कि ऑल हैव अ कलेक्टिव एफर्ट इसको ठीक करने के लिए। और यही चीज एससीओ में यही चीज़ें हैं कि डीपनिंग ऑफ रिलेशनशिप अबाउट पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी। तो इसका मतलब ये कि अभी आज हमें ये डिसाइड करना चाहिए इस मीटिंग में आई वुड से कि इकोनॉमी को फ्लरिश करने के लिए यू शुड हैव, जैसे मेरे भाई भी कह रहे थे, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट्स। ये सबका मसला है, सारी सेंट्रल एशियन स्टेट्स का, रशिया का, चाइना का, ईरान का और पाकिस्तान का। एंड इंडिया आई वुड स्टिल फील कि इट इज अ स्पॉइलर, जो के बाद में प्रॉब्लम रहेगी। सो इसके लिए ये सब मिल के एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करें या एक स्ट्रैटेजी बनाएं, एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कर लें 2-3 महीने के बाद, जिसमें सिर्फ सिक्योरिटी की बात हो कि हमने टेररिज्म कैसे खत्म करना है, हमने नेबरिंग कंट्री को आपस में एक दूसरे को कैसे हमने सिक्योर एनवायरमेंट्स करनी है और इसके लिए क्या मिलकर स्ट्रैटेजी बनानी है, ये बनाने की जरूरत जो अभी तक हम नहीं बना रहे। जब तक आपकी सिक्योरिटी एनवायरमेंट बेहतर नहीं होगी, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरमेंट्स नहीं होगी, आप नहीं दुनिया को ला सकते, ना आप मनसूबा कामयाब करेंगे। अफगानिस्तान में ट्रबल मीन्स, बलूचिस्तान में ट्रबल मीन्स सीपैक डिलेड। अफगानिस्तान पीसफुल, Balochistan peaceful, CPAC is completed in time and Gwadar port is operationalized. This should be our priority. अब I'm sure कि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर आए हैं और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुकूमत बैठ के इसको बड़ी डेलिब्रेशन करेंगे कि कैसे बेहतर किया जाए। हमने पूरा स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन एग्रेस किया हुआ है जो प्रोटेक्शन कर रहा है, बट ये कराची जैसे इंसिडेंट, दासू जैसे इंसिडेंट, ये इसको हैम्पर करते हैं। ये बाय डिजाइन सिर्फ चाइनीज को टारगेट किया जाता है बिकॉज चाइनीज आर कंसर्न विद सीपैक, पाकिस्तान चाइना, तो ये उनको हरासमेंट क्रिएट करना चाहते हैं। वी नो कौन है, इंडिया बीइंग यूज्ड प्रॉक्सी बाय बिग पावर्स के, उसका रोल है कि पाकिस्तान टेररिज्म करो। वो ओपनली कहते हैं बलूचिस्तान में को सेपरेट करेंगे, हम खुदा न खासा ये कर देंगे वो कर देंगे। सो ये प्रॉब्लम है हमारे मुल्क की। ये 2 न्यूक्लियर पावर जो हैं इकोनॉमिक जॉइंट भी हैं, दे हैव टू पुश इंडिया कि प्लीज लेट दिस रीजन बी पीसफुल। और उसके लिए आप जो गुलबचन यादव की मिसाल हम दे सकते हैं, 20 लोग उन्होंने उनके इसके में डिफेंस मिनिस्टर का जी हमने मारे हैं पाकिस्तान में, अमेरिका में क्या उन्होंने सिखों को मारे, कनाडा में मारे हैं। सो यहाँ पर प्रेशर जब तक ये नहीं बनेगा ना, बात नहीं बनेगी। हमारे लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देखें, आप एक इस्लामिक मुल्क हैं, आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं, आपकी फौज लड़ाक है, जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी है। शकील साहब, हम ना स्ट्रेटजिकली अगर हम देखें, ठीक है चलें, एक बात हो गई, हमने उस पर बात कर ली कि हमें क्या क्या इनिशिएटिव्स उस पैराए में उठाने चाहिए। चलें, एक सिक्योरिटी मेजरमेंट्स वो उस पर आगे जाके स्ट्रेटजिकल मीटिंग्स या बाकी मामलात को देख लेंगे। इस वक्त जो अहम पाकिस्तान के लिए है क्या है, आप क्या समझ इस मंसूबे को लेकर पाकिस्तान के लिए इसमें ऐसी क्या अहमियत है कि दुनिया के साथ शराकत दारी के लिए पाकिस्तान का होना ज़रूरी हो? देखिए, इसकी जो है ना 2 डिमेंशन हैं। एक है हमारे डोमेस्टिक के लिए, एक है रीजनल और ग्लोबल के लिए। डोमेस्टिक ये है कि ये हमारे इकोनॉमिक रिवाइवल और सस्टेनेबिलिटी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये इस पर यानी कि एक बड़ी मार्केट मिलनी है चाइना में। अब देखेंगे जो नेक्स्ट 30 ईयर्स हैं, चाइना में ऑलमोस्ट 800 मिलियन टू 1000 मिलियन लोगों ने अपनी क्लास चेंज करनी है और इससे $1 ट्रिलियन की इकॉनमी पैदा होनी है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी एग्रीकल्चर के लिए, दूसरी प्रोडक्शन सेक्टर्स के लिए, और चाइना से इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। ये है डोमेस्टिक, हमारी इकानमी का रिवाइवल और सस्टेनेबल बेसिस पे, ये नहीं कि आज हो गया तो कल फिर ख़राब हो जाएगा। दूसरी ये है ग्लोबल। ग्लोबल में ये है कि दुनिया चाहती है चाइना को तनहा करना, और हम पे प्रेशर है कि हम चाइना के साथ कर्टेल करें अपने रिलेशनशिप को, हम नहीं कर रहे, और उसी की सज़ा हमें दी जा रही है कि हमारी दहशतगर्दी करवाई जाती है। कभी IMF आ जाता है हमें शराइत लेके, कभी FATF आ जाता है, तो ये सारी उसी की कड़ियाँ हैं। पाकिस्तान ना तो चाइना को छोड़ रहा है और ना ही चाइना के अगेंस्ट जा रहा है। और इसको दूसरी चीज़ यह है कि हमें इस जो इश्यूज़ हैं इनको हमें इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाना। मसलन UN में जाएं, सिक्योरिटी काउंसिल में, कि आपकी रेजोल्यूशन है इंटरनेशनल टेररिज्म को करेगा तो उस पर यह सज़ा है। नंबर 2, पुलिस का रोल बहुत बढ़ाना है, क्योंकि आप एक्सपैंड होता जा रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, एक्सपैंड हो जाएगा सारा कुछ, और पुलिस बुनियादी यूनिट होता है जिनकी ट्रेनिंग होती है सिविलियंस के साथ डील करना, उनसे इंफॉर्मेशन उनकी इकट्ठी करना, क्योंकि पुलिस के हर जगह पर होते हैं, प्रेजेंस होती है। बिल्कुल ठीक है, पुलिसिंग सिस्टम जाहिर है इफेक्टिव सिस्टम पुलिसिंग सिस्टम है, सही है, बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब अग्री करते हैं इस बात से कि पुलिसिंग सिस्टम और उसका पुलिसिंग का रोल भी इस सारे मैकेनिज्म को लेके बढ़ाना है। हमारे जो इकोनॉमिक जोन्स होंगे, जाहिर है वहाँ फैक्ट्रीज और दीगर मामलात और बिजनेस होगा।
देखें अरसलान, बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी ने तो एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन रेज कर दी है। अब हमने ये देखना है कि इसमें हम कैसे डबटेल कर सकते हैं फ्रंटियर कोर को, उसके बाद पुलिस को, लेवीज को, ऑल हैव टू बी डबटेल्ड एंड दे शुड बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन सी लो प्रायोरिटी है, कहाँ पर फौज लगा। अच्छा, तो उसमें देखें, मैं ये बात ये कि इसके लिए इट हैज टू बी पूरी कौम को तैयार होने की जरूरत है। आपके दूसरी तरफ फौज कर ले, दैट इज रॉन्ग। आप 50 जगह फौज को लगाया हुआ है। इसमें तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर जो हैं वो आप इसमें इनकॉर्पोरेट करें, जिसमें आपकी कस्टम है, आपका इनकम टैक्स है, आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री, एवरीबडी हैज टू बी टुगेदर। आप फाइनेंशियल टेररिज्म बंद करें। खाली तो हम ये करते रहेंगे, जहां से पैसे इनको आ रहे हैं क्या हमने वो बंद कर सके हैं? सब एनडी ये नार्कोटिक्स का पैसा जो आ रहा है क्या हमने वो बंद कर लिया? इनको जब पैसा नहीं मिलेगा तो ये कहाँ से वेपन एमुनिशन लेंगे? इनकी फैमिली को कौन लुकआफ्टर करेगा? इनको अब लेवरन कैसे करेंगे पैसे के तहत जो हमें गुर्बत है? इसलिए इट हैज टू बी, ये हुकूमत ये करती है, फौज को जिम्मेदारी दे दी कि ये दहशतगर्दी खत्म करो, खुद जाके काम करने लगे। एवरीबडी इज टू वर्क टुगेदर। यही मैं बात करता हूँ, ये तरीका वही है। फौज ये करते हैं कि एक बंदे को हाथ पांव लाइफ जैकेट पहना दो, हाथ पांव बांध दो, समुद्र में फेंक दो, भाई वो किनारे लग ही नहीं सकता जब तक उसके हाथ पांव नहीं खुले होंगे, मीन की आप पूरी सपोर्ट नहीं होगी। ये आपकी जरूरत है। वक्त की जरूरत ये है कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी प्लान बनाएं, सबको बिठाएं और चाइनीज को इनकॉर्पोरेट साथ करें। ब्रेक लेना, ब्रेक से वापस आते हैं हम जरा इस पर बात करें कि जो सी पैक मनसूबा है उसमें अरबों खरबों डॉलर्स की मनसूबाबंदी के साथ साथ इन्वेस्टमेंट है। हमारे पाकिस्तान में जो लोकल इन्वेस्टर है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग, उसका इनपुट और उसका किरदार बढ़ाने के लिए इस पर कितना ज़्यादा काम, और ये बिज़नेस कम्युनिटी का अपना काम भी है। सारे काम गवर्नमेंट ने नहीं है, बिज़नेस कम्युनिटी ने करना है। मुलाकातें करवा रहे हैं सऊदी अरब के साथ, B2P मीटिंग्स हो रही हैं सऊदी वफ्द के साथ। इसी तरह मौका मिल रहा है, अभी चाइनीज़ वज़ीर आज़म ने वर्चुअल इफ्तिताह करना है गवादर एयरपोर्ट का, तो बड़े अहम मामला है। एक ब्रेक लेते वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। अच्छा शकील अहमद साहब, थोड़ा सा सिक्योरिटी पहलू जो एक बड़ा डिटेल हारिस नवाज साहब ने बड़ा बेहतरीन तरीके से वाज़ेह कर दिया। इकनॉमिक फीचर्स, चूँकि ये अभी तक 64 मतलब बिलियंस का मंसूबा है, कोई नॉर्मल मंसूबा नहीं। हमारी गेम चेंजर हम ऐसे नहीं कहते। इकोनॉमिक जोन्स हो गए, फिर कनेक्टिविटी हो गई, फिर जो हमारा अपना लोकल इन्वेस्टर है उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे हो सकती है? देखें, 2-3 चीज़ें करने की ज़रूरत है। नंबर 1, सेकंड फेज जो है ये थी B2B कॉपरेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके लिए इकोनॉमिक जोन्स का बनना ज़रूरी था, वो हमने अभी तक नहीं बनाया, सिर्फ 2 के अलावा। एक तो वो है फैसलाबाद वाला जो बड़ी देर से बन रहा था, उसको हम डिक्लेयर कर दिया, और दूसरा भी रशिया वाला। रशिया के बिजली के मसाइल थे, इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी हल हो रहे हैं। इनको हमने करना है कंप्लीट, जो हमने 9 बनाने थे। नंबर 2, हमें इनको रन करना है इकोनॉमिक रैशनल पे, पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं। अब देखना, कोई कहता है जी मेरे सूबे का जो जोन है उस सूबे का नहीं, आप बात करें इस पाकिस्तान के जोन है, ये किसी एक सूबे का जोन नहीं है। नंबर 3, इसको रन कैसे करना है? आप इसको जो शेंजन की जिसको चाहना है मिसाल देता है कि उस यानी कि एक छोटे से साहल से उन्होंने शुरू किया अपनी तरक्की इकोनॉमिक जोन बनाने, और अब दुनिया की वो दूसरी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन गया है। उस शेंजन मॉडल को पढ़ के देखें कभी, उसमें क्या रूल थे, उसमें जो कि इकोनॉमिक जोन की जो अथॉरिटी थी उसकी क्या पावर्स थी, वो उस डिस्ट्रिक्ट की क्या पावर थी जिसके पास थी, फिर वहाँ की लोकल गवर्नमेंट कितनी एम्पावर थी, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। फिर आपकी आंखें खुलेंगी कि जोन बनते कैसे हैं। हम तो बातों में बनाते हैं ना कि यार ये भी हो गया, वो भी हो गया, ये वैसे चल गया वैसे। उनको वहाँ तक ये मैं बता रहा हूँ कि जो इनका शहर था ना, जो इसका डिस्ट्रिक्ट था शेंजन का छोटा सा, जिसको मछलियों का फार्म कहते हैं, एक नेज पे आके उसको इतनी पावर मिल गई थी जितनी एक सूबे को पावर होती है कि वो अपनी पॉलिसी बना सकता है और इम्प्लीमेंट कर सकता है। कैपेसिटी बिल्डिंग तो बिजनेस कम्युनिटी का अपना भी काम है ना सर, सारी चीज़ें उंगली पकड़ के गवर्नमेंट का कराना काम नहीं है। ये जो हमारे चेंबर ऑफ कॉमर्स हैं, ये हो गए, पाकिस्तान का जो सेंट्रल चेंबर ऑफ कॉमर्स है वो हो गया। बात सुने, उनके अपने मसाइल हैं, उनको हमने सब्सिडियां दे दे के ख़राब किया हुआ है। वो समझते हैं कि अब भी हमें सब्सिडी दी जाए। कैपेसिटी का इशू नहीं है, उनको सब्सिडीज़ के इशूज़ हैं। मतलब कॉटन इंडस्ट्री को आप, जो मिल वालों को, आप टेक्सटाइल वालों को बेतहाशा सब्सिडीज़ देते हैं, आप शुगर इंडस्ट्री को सब्सिडी देते हैं, उस इंडस्ट्री को सब्सिडी देते हैं। उनको वो प्रॉब्लम है कि हमें सब्सिडीज दी जाए और हमारा कोई कंपटीटर ना हो,
हम अकेले दंदनाते फिरे जो मर्जी हो। देखो अगर आप दुनिया में आपने रहना है ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में, तो आप सब स्टडी इस तरह नहीं कर सकते, आपको चेंज होने की जरूरत है, आपको ठीक है। कंपीट करने की जरूरत है। ओके बघेड़ी साहब, बिजनेस कम्युनिटी उसका अपना रोल कैसे देख रहे हैं? फिर कैपेसिटी बिल्डिंग हम समझते हैं कि जितनी गवर्नमेंट ने करनी है वो तो करेगी, लेकिन बिजनेस कम्युनिटी का अपना रोल खुद बढ़ाने की भी तो ज़रूरत है। चेंबर ऑफ कॉमर्स है, फिर FCCP, हम के इतने सारे इदारे हैं बिजनेस के, फिर ये जो कम्युनिटी है इसके अपने इदारे मौजूद हैं, तो ये खुद क्यों नहीं इतना ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले कर पा रहे? देखिए, पाकिस्तान में हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम साइमल्टेनियसली एक्शन नहीं करते। अगर इकोनॉमिक फ्री जोन बन रहे हैं, उनके साथ साथ आपकी बिजनेस कम्युनिटी, फेडरल जितने भी आपकी ये है, ताकि ये बैठ के आज बैठे फैसले करें, उसको काम को शुरू कर दें कि बाय द टाइम फ्री इकोनॉमिक जोन कशकाई का बनता है, तो फिर उसके बाद आपने उसको कैसे डेवलप करना है, उस एरिया को कितने लोकल लोगों को अपनी इंडस्ट्री देनी है, बाकी पाकिस्तान से कितने लोग जाएंगे। दीज आर द थिंग जो हम नहीं करते हैं। कोई एक रेगुलेटिंग हेडक्वार्टर होना चाहिए जो इस सारे प्रोसेस को मैनेज करे कि फ्री जोन कौन बना रहा है, कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है, बिजनेस कम्युनिटी कैसे करेगी, कैसे इंडस्ट्री शिफ्ट होगी, मैन पावर कैसे शिफ्ट होगी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाएगी, कस्टम सिस्टम कैसे जाएगा, सारा हैज टू बी वर्कड इट आउट। हमारा ये होता है कि फ्री जोन बन जाएगा, उसको 4 साल के बाद आपको वहां पर शिफ्ट करेगा, तो यू वेस्ट टाइम। आपने इमीडिएटली बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज, यूथ को कहाँ फिक्स करना है, ड्रेन आउट डाउन मैन पावर, ये सारी चीजें वर्कआउट करें। हम करते हैं स्टेज बाय स्टेज, स्टेप बाय स्टेप, जिससे नुकसान होता है। और एवरीबडी फील सिर्फ गवर्नमेंट का काम है, प्राइवेट किसी एंटरप्रेन्योर का काम ही नहीं है, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कुछ नहीं। ये इशू हमारे। अच्छा बघेड़ी साहब, जरा ब्लू इकोनॉमी, चूंकि इसके साथ रोड तो जुड़ी है, ब्लू इकोनॉमी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। बिल्कुल, उसके तहत जाहिर है कि ये चीजें आप साथ साथ करेंगे तो होगी कि आपने कैसे बिजनेस को डेवलप करना है, एक्सपोर्ट कैसे करनी है, इंपोर्ट आपने कैसे करनी है, आपने उसके लिए तमाम रेगुलेटर्स कौन से हैं, उसमें आपने क्या टर्म्स एंड कंडीशन, सारे रूल बने हुए हैं, इम्प्लीमेंट करने का नहीं। ये प्रॉब्लम है हमारी। एवरीबडी हैज टू पार्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी के अंदर ये चीजें लेके आएंगे और करेंगे, और फिर आपने इसके थ्रू फेयर सिस्टम करके स्मगलिंग कैसे बंद करनी है। जब तक आप इलीगल स्पेक्ट्रम का कंट्रोल नहीं करेंगे, आपकी एक्सपोर्ट कभी भी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इलीगल तरीके से सामान आता जो मार्केट में बिक रहा होता तो आपको जरूरत नहीं होती। सो ये सारी कॉम्पिटिटिव पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ओके अच्छा बघेड़ी साहब, एक चीज़ बिल्कुल लास्ट में आपसे जो बड़ी अहम है हम सबके लिए, इकोनॉमिक फीचर्स में पाकिस्तान के लिए ये एक ऐसा मंसूबा आया कि जिससे हम गेम चेंजर कह रहे हैं, और है भी एक हर लिहाज से। पाकिस्तान को जो स्ट्रेटजिक अहमियत है वो तो है, जो जोग्राफिक अहमियत है वो अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान का दुनिया में अमन में भी बहुत हिस्सा है दुनिया की तरफ, और पाकिस्तान का इकोनॉमिक फीचर्स में भी बहुत हिस्सा है अहम। आप समझते हैं इस कॉन्फ्रेंस की वजह से दुनिया को ये मैसेज भी जा रहा है कि पाकिस्तान एक स्ट्रेटजिक पार्टनर है पूरी दुनिया का, नॉट ओनली दिस रीजन बल्कि पूरी दुनिया का? देखिए, पाकिस्तान में SCO का होल्ड करने का मतलब ये है कि एटलीस्ट में पाकिस्तान इज अ मेजर प्लेयर, ठीक है। और तभी एक जॉइंट मेंबर बने 2017 में आपने आके यहाँ पर कॉन्फ्रेंस कर दी। तमाम लोग आ रहे हैं, सक्सेसफुल हो और इसको पाकिस्तान की बॉर्डर क्लियर हो जाएगी। मेन इशू ये है कि इसको हमने लेके आगे कैसे चलना है। फॉलो हमारी प्रॉब्लम ये है, आज हमने ये इवेंट किया है, 2 हफ्ते के बाद हम सब भूल जाएंगे क्या कमिटमेंट हुई थी, क्या सब खत्म। इट हैज टू रिमेन, ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉलो अप इसको आप कैसे करते हैं, दुनिया को वो बताने की जरूरत है कि इसका आप, मैं तो कहूँगा इस इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस के बाद, ये SCO के बाद जहाँ पर पाकिस्तान की सजेशन जरूर होनी चाहिए, इसके बाद पूरे इस SCO की एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए जिसमें डिसाइड करें तमाम नेबरिंग मुल्क मिल के कि हमने हर मुल्क की सिक्योरिटी को कैसे सेफ गार्ड करना है, ताकि वहां पर कोई तभी प्रॉब्लम होगी, इकोनॉमिक तरक्की होगी जब आपको सिक्योर बिजनेस एनवायरनमेंट होगी। कोई भी बिजनेसमैन, कोई इन्वेस्टर, डोमेस्टिक और फॉरेनर विल नॉट कम अनलेस उसकी सरमाया और उसकी अपनी जान और माल की हिफाजत ना हो। ये जब हम कर लेते हैं तो आई थिंक हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। हमारी इतनी अच्छी जियोस्ट्रेटिक लोकेशन है, बलोचिस्तान में इतने ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के मिनरल माइंस हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, KPK में बहुत है। इसको कैसे हमने इसको फॉर्मलाइज करना है, दैट इज अ क्वेश्चन टू बी नोन। इसके लिए अभी बैठ के सारा प्लान करें, और इसको मैं कहूँगा आई विश के ये सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस 3 महीने बाद 6 महीने बाद हो जाए, तमाम ममालिक इकट्ठे होकर देश इंश्योर कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया की सिक्योरिटी कैसे डेवलप करनी,
सिक्योर करनी ताकि हमारा ये सी पैक बन जाए। गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो गया। आप ये सोचें चाइना 90 डेज में अपना दरिया समुंदर के थ्रू सामान लेके जाता है, ऑयल इंक्लूडिंग एवरीथिंग टू चाइना में। 9 डेज में काशगर से लेके और सी पैक में गवादर में 9 दिन में चाइना का सामान पहुंच जाता है। इमेजिन करें, उसके बाद पूरा अफ्रीका, पूरा मिडल ईस्ट पड़ा है आपको बिजनेस के लिए। और सेंट्रल एशिया की क्या नेचुरल रिसोर्सेज है, वो कैसे टेप निकलेंगे यहाँ से, पाकिस्तान के कैसे निकलेंगे, दुनिया इन्वेस्टमेंट कैसे करेगी। जस्ट इमेजिन, बलोचिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी, साथ ही ग्वादर से दुनिया में जाना शुरू हो जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा ये एक मंसूबा ये है कि पाकिस्तान को इकोनॉमिक तरक्की मत करने दें। दैट इज दुनिया के नहीं चाहते कि मुसलमान न्यूक्लियर इकोनॉमिक तरक्की करके आंखों में आंखें डाल के अपने मुल्क की मफादात में फैसले करे। ठीक है, हमें अपने इस सारे मामले का दिफा भी करना है और हमें सोचना है कि हमने ये चीज़ें जिसके बड़ी ज़बरदस्त मुख्तलिफ पहलू या कंपोनेंट्स बताए हैं अभी ब्रिगेडियर साहब ने, इस पर सबसे ज़्यादा काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बल्कि इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है फौरी तौर पर, जो सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कनेक्टिविटी है, हर मुल्क एक दूसरे से कनेक्ट है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे, शकील रामे साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी, और फिर कल होती है आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए।